हम तो अपनी रूह तेरे अंदर ही छोड़ आए, हम तो अपनी रूह तेरे अंदर ही छोड़ आए, तुझे गले से लगाना तो एक बहाना था। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंटिंग में एक नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। क्या है बच्चे जर्नल एंट्री? इस जर्नल एंट्री को समझने से पहले छोटी-सी बात आपको बता दूँ। याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की डेफिनिशन को। अकाउंटिंग की डेफिनिशन में कुछ टर्म्स थी, कुछ वर्ड्स थे, उनको एक बार देख लेते हैं। कहता था अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की आर्ट है। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करने की आर्ट है। एंड समराइजिंग, और समराइज करने की आर्ट है। याद कीजिए मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि इन हर एक वर्ड पर एक डिफरेंट चैप्टर है। तो आज हम रिकॉर्डिंग पर बेस्ड एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। तो बच्चे रिकॉर्डिंग का मतलब है कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिज़नेस के अंदर पहली ट्रांज़ैक्शन हुई, दूसरी ट्रांज़ैक्शन हुई, एक के बाद एक ट्रांज़ैक्शंस होती जा रही हैं, उनको लिखना कैसे है, रिकॉर्ड कैसे करना है। जो अकाउंटिंग का सबसे पहला मोटिव है कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं जर्नल एंट्री को। और जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट कैसा होगा। जर्नल एंट्री के लिए आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको करना क्या है बच्चे? आपको ऊपर की तरफ 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में करी थी। एक्सट्रीम राइट साइड में 2 कॉलम बनाने हैं सेम साइज़ के। यहाँ पर अमाउंट लिखना है ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों कॉलम आपको सेम साइज़ के बनाने हैं बच्चे। उसके बाद इनसे मिलता हुआ एक पतला-सा कॉलम बना देना आप। ठीक है बच्चे? उसके बाद लेफ्ट साइड में, आप लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में एक छोटा-सा कॉलम बना देंगे, जो इस अमाउंट से छोटा होगा और इस कॉलम से थोड़ा-सा बड़ा होगा। बीच में जितना भी स्पेस बचेगा, वो सारा का सारा स्पेस किसी पर्टिकुलर के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए, इन कॉलम्स के नाम समझते हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा, हमें ऊपर की तरफ लिखना क्या है, हमें लिखना है जर्नल एंट्रीज़ जिस किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की। मान लीजिए हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है एबीसी, तो आप लिखेंगे जर्नल ऑफ एबीसी। मान लीजिए हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम होता है एक्सवाईज़ेड, तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ एक्सवाईज़ेड। यहाँ जो जर्नल है, उसकी स्पेलिंग है बेटा जे से, JOURN, NAL, जर्नल एंट्रीज़। आप यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इनको थोड़ा नीचे कर देता हूँ दिखाने के लिए। ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ करेंगे आप। और कॉलम के नाम देखिए क्या-क्या नाम है इन कॉलम्स के। सबसे पहले लेफ्ट वाले कॉलम का नाम लिखते हैं बच्चे, ये है डेट। यहाँ पर आपको डेट डालनी है। यहाँ ये जो बड़ा-सा कॉलम है, इसमें आपको लिखना है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब है कोई भी ट्रांज़ैक्शन की डिटेल। यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चे आप LF। LF, ये LF क्या है? L बोले तो लेजर और F बोले तो फोलियो। लेजर को भूल जाओ, फोलियो याद रखना, फोलियो, FOLIO, फोलियो। फोलियो कहते हैं पेज नंबर को। इस कॉलम में सिर्फ पेज नंबर लिखना है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने एज़ ए स्टूडेंट समझ रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएँगे, अकाउंटेंट बन जाएँगे, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या करना होता है, तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो खाली छोड़ देना है, इसलिए बहुत छोटा-सा कॉलम बनाइएगा। यहाँ पर आपको लिखना है डेबिट का अमाउंट, तो डेबिट का अमाउंट हम लिखेंगे रुपीस में बच्चे। यहाँ पर लिखना है क्रेडिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट इन रुपीस, हम रुपीस में लिखेंगे अमाउंट। बच्चे ठीक है ना? ये हमने सभी कॉलम्स के नाम लिख दिए हैं। अब देखते हैं कि जी करना कैसे है, प्रैक्टिकली करना कैसे होगा। मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ। चलिए बच्चे, एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, उस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसी है, रिकॉर्डिंग करनी कैसे है। पहले एक छोटी-सी बात, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन, पहली बार शुरुआत में आपको एक छोटा-सा रफ पेपर का टुकड़ा ले लेना है। आपके पास कोई न्यूज़पेपर का पीस पड़ा हो, कोई एनवेलप आया हो वो पड़ा हो, कोई रफ कॉपी रखी हो, कोई छोटा-सा पीस काट लीजिए, फाड़ दीजिए, अपने पास एक पेज रख लेना। सिर्फ़ 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कभी भी रफ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चे देखते हैं क्या कहता है। कहता है अजय स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। अजय ने बिज़नेस शुरू किया है और 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है। और कैपिटल भी कैसे लगाया है? कैश में। उसने कैश लगाया, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। रफ वाला काम यहाँ साइड में करता हूँ, बाद में एंट्री कर देंगे। कहता है अजय ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा करके। मैंने आपको बताया था हर एक ट्रांज़ैक्शन के 2 इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो इसके भी 2 इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आपको बस ये बताना है कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। याद कीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ पर हमने पढ़ा था 2 इफ़ेक्ट्स। अब उन इफ़ेक्ट्स को दूसरे नज़रिए से देखने हैं, आपको सिर्फ़ 2 इफ़ेक्ट बताने, सॉल्व कराने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। तो बिज़नेस शुरू करेंगे,
आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूँ, हमारे पास 1 लाख रुपया आया। हमारे पास जब 1 लाख रुपए की कैपिटल बच्चे हमारे पास आई है, 1 लाख रुपए की कैपिटल जब आई, वो कैश की फॉर्म में आई, तो भाई भाई हमारे पास एक तो आ गया कैश, हमारे पास एक तो कैश आ गया है 1 लाख रुपए का, और दूसरा वो कैश किस फॉर्म में है, वो क्या बन गया कैश आकर के, वो कैपिटल बन गया। वो हमारे पास आया तो वो कैपिटल बन गया। आने को मैंने प्लस से डिनोट करा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है। हमारी बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है और हमारी बिज़नेस में कैपिटल बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर है बच्चे? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 2 इफ़ेक्ट पड़ने से ट्रांज़ैक्शन की 2 बातें हो गई, कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ी, बात क्लियर? अब आपको करना क्या है? आपको बताना है कि ये कैश 5 मेजर हेड्स में से क्या है और ये कैपिटल 5 मेजर हेड्स में से क्या है। मेजर हेड्स अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चे। मैं ये मानकर चलता हूँ आपको सब कुछ पता है। 5 मेजर हेड से असेट्स था, एक्सपेंस था, लायबिलिटी था, कैपिटल था और रेवेन्यू था। और असेट्स का और एक्सपेंस का रूल सेम था, बाकी सबका रूल अलग था। डेबिट क्रेडिट का रूल बहुत अच्छे से समझाए थे। वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। कैश हमारे लिए असेट्स होता है बच्चे, कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स है। और कैपिटल हमारे लिए सर कैपिटल तो हमारे लिए कैपिटल ही है। जब असेट्स इंक्रीज़ होते हैं, असेट्स बढ़ती है, तो क्या करते हैं? सर असेट्स के बढ़ने पर हम डेबिट करते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कैपिटल के इंक्रीज़ होने पर, कैपिटल के बढ़ने पर क्या करेंगे? कैपिटल के बढ़ने पर सर हम असेट्स का उल्टा करेंगे, दैट मीन्स हम क्रेडिट करेंगे। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट, बाकी सबको उल्टा करना है। तो जो असेट्स को डेबिट करा तो उनको क्रेडिट कर दें। इतनी बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ़ ये पता लगाना है कि पहले एक ट्रांज़ैक्शन में क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट। ये काम आप अपने ज़हन में कर लिया करेंगे एक क्वेश्चन के बाद। पहले एक क्वेश्चन में हम रफ़ लिख रहे हैं और उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ पहले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने निकाल लिया क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इतनी बात क्लियर है? अब इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? रिकॉर्ड करने का तरीका ये है हमारी अकाउंटिंग हमारा जर्नल एंट्री का फ़ॉर्मेट। जर्नल एंट्री के इस फ़ॉर्मेट में आप सबसे पहले डेट डाल देंगे। मान लीजिए आज डेट है जुलाई 1, आप लिख देंगे बच्चे जुलाई 1। और जब आप पार्टिकुलर्स में एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डेबिट वाले आइटम को, जो अभी हमने रफ निकाला उसमें डेबिट हो रहा था कैश। तो डेबिट वाली आइटम को आप लिखेंगे इस पर्टिकुलर के कॉलम में और लेफ्ट साइड में डेट के कॉलम से टच करते हुए। यानी आप ऐसे मत लिख देना या ऐसे मत लिख देना या यहाँ से मत लिख देना, बल्कि आपको कहाँ से लिखना है बच्चे? लेफ्ट साइड के कॉलम से टच करते हुए, यानी आपको यहाँ से लिखना है ऐसे। कैश। और हर एक ट्रांज़ैक्शन में जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक वर्ड के साथ आपको अकाउंट लिखना है ऐसे A/C, इसका मतलब होगा बच्चे अकाउंट। आप लिखेंगे कैश अकाउंट, इतनी बात क्लियर है? जो भी डेबिट हो रहा होगा, उसको आप लेफ्ट साइड में टच करके लिखेंगे कैश, फिर लिखेंगे अकाउंट, वो डेबिट हो रहा है, बिल्कुल आगे जाकर कॉर्नर पे आप लिख देंगे डेबिट ऐसे DR डॉट। आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, बात क्लियर है? कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? सर 1 लाख से। तो डेबिट वाले कॉलम में आप लिख देंगे बेटे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? इसका क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, तो क्रेडिट में मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि यहाँ पर कुछ गलती ना हो। आगे बात करते हैं, इसी ट्रांज़ैक्शन में कुछ क्रेडिट भी हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है सर कैपिटल। अब जब कैपिटल वाले अकाउंट को आप यहाँ पर लिखेंगे, उसका नाम जब आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, तो आपको थोड़ा-सा स्पेस देने के बाद लिखना है टू। पहले लिखना है बच्चे टू। ये टू क्यों लिखना है, इसका रीज़न बताऊँगा बाद में, फिलहाल समझने की कोशिश करना वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। टू का रीज़न बाद में समझाऊँगा आपको किसी शॉर्ट के ज़रिए। फिलहाल कितना स्पेस देना है ये समझिएगा। स्पेस देना है तकरीबन 3 लेटर का, CAS, 3 लेटर का स्पेस दिया मैंने और H के नीचे लिख दिया T और आगे 2, आगे O बना दिया, तो ये बन गया 2। इतना मार्जिन आपको देना है तकरीबन 3 लेटर का। उसके बाद लिख देना क्रेडिट वाले अकाउंट को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप लिख देंगे बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? डेबिट वाला समझ में आ गया था। क्रेडिट वाले में क्या करना है? पहले टू लिखना है और टू कहाँ लिखना है? 3 लेटर का स्पेस छोड़ने के बाद टू लिखना है, फिर कैपिटल अकाउंट लिखना है। यहाँ पर क्रेडिट आपको नहीं लिखना। डेबिट वाले में डेबिट लिखा था, क्रेडिट वाले में क्रेडिट नहीं लिखना। लिख दोगे तो कोई आफ़त नहीं आ जाएगी, बट प्रैक्टिस में नहीं है तो इसलिए हमको नहीं लिखना। चलिए बच्चे जी, जब हमें यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखना है, तो फिर करना क्या है? फिर इसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में आप लिख दीजिएगा 1 लाख रुपया। यानी कैश का अमाउंट आपने डेबिट करा था तो डेबिट वाले कॉलम में, और कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट किया है तो क्रेडिट वाले कॉलम में। इतनी बात क्लियर है?
ये पूरी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन आप तो हैं क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट, तो आप तो समझ जाएँगे कि जी कैश डेबिट हो रहा है, कैश एसेट से बढ़ गया तो डेबिट हुआ है, कैपिटल है, क्रेडिट में लिखा है कैपिटल बढ़ी है, आप तो समझ गए। लेकिन हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वाले हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट बनाएँगे और एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब है जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है, उसको सिम्प्लीफाइड कीजिएगा और उसको यहाँ छोटा-सा छोटा करके लिख दीजिए। नरेशन लिखने का सही तरीका कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपकी नज़र में हो सकता है कोई दूसरा तरीका हो, मेरी नज़र में कोई दूसरा तरीका हो, किसी और टीचर की नज़र में कोई और दूसरा तरीका हो। मैं आपसे सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि नरेशन लिखना मैंडेटरी है और जो भी लिखोगे वो सब सही है। आप अपने हिसाब से लिखोगे वो भी सही है, मेरे हिसाब से लिखोगे वो भी सही है, किसी और के हिसाब से लिखोगे वो भी सही है। बस मेरा कहना है कि छोटा से छोटा लिखिएगा ताकि आपका कम से कम टाइम इसके अंदर लगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बीइंग। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी, तो इसलिए बीइंग से स्टार्ट होगी हमेशा। पैसिव वॉइस में लिखनी है, बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस बिज़नेस स्टार्टिंग। हमने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, उसकी हमने नरेशन लिख दी और नरेशन लिखने के बाद ये ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप पार्टिकुलर्स के कॉलम में और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब ये ट्रांज़ैक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है हर तरह से। आपने पार्टिकुलर्स लिख दिया, आपने डेट लिख दी थी, आपने डेबिट का अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया, फ़ोलियो में हमें कुछ भी नहीं लिखना, फ़ोलियो में पेज नंबर आता है, कौन-सा पेज नंबर, कैसा पेज नंबर, बाद की बातें हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपको। बात क्लियर है बच्चे? उसके बाद देखिए बच्चे दूसरी ट्रांज़ैक्शन में कहता है ये, ही परचेज़्ड फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज़ कर लिया फॉर रुपीज़ 10,000। अजय ने 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज़ करा है। तो ट्रीटमेंट देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट के लिए हम फिर से वही अपने जर्नल के फॉर्मेट में आएँगे और इसका भी रफ बनेंगे। चलिए रफ बनाते हैं बच्चे। ये वाला रफ पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हमें कन्फ्यूज़ करेगा। इसके बाद बात करते हैं फर्नीचर परचेज़ का। ट्रांज़ैक्शन है फर्नीचर परचेज़ किया 10,000 का कैश में परचेज़ करा है, तो 2 इफ़ेक्ट क्या हुए होंगे? सर हमारे पास फर्नीचर परचेज़ करा है तो फर्नीचर आया होगा। हमने परचेज़ करा है, चोरी नहीं करी, तो हमारे पास से पैसा गया होगा। हमारे पास से कैश गया, आपने कैश को कम कर दिया और हमारे पास फर्नीचर आया होगा, तो बच्चे आपने फर्नीचर को प्लस कर दिया, बढ़ा दिया। इतनी बात क्लियर है? कैश कम हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, इतनी सी बात। फर्नीचर आया, कैश गया, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चे। अब बात करते हैं आगे कि कैश हमारे लिए क्या है? सर कैश तो हमारे लिए असेट्स है और फर्नीचर क्या है? फर्नीचर भी हमारे लिए असेट्स है, 2 असेट्स हो गई। कैश भी हमारे लिए असेट्स है और फर्नीचर भी हमारे लिए असेट्स है, इतनी बात क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होना है। असेट्स जब डिक्रीज़ हो रही है, असेट्स जब घट रही है, तो आप इसको क्या करेंगे? सर इसको तो हम क्रेडिट कर देंगे। मैं ये मानकर चलता हूँ डेबिट क्रेडिट आपको पता है। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, छोटी-सी वीडियो है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। असेट्स जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? असेट्स जब बढ़ेगा तो बेटा जी हम डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसकी? वही पुराना तरीका, सबसे पहले डेट डालेंगे और आप डेट लिख दीजिएगा, मान लीजिए जुलाई 2 है, आपने लिख दिया जुलाई 2। क्लियर बच्चे? ईयर भी होगा तो मान लीजिए सेम ईयर है, आप ऊपर लिख दीजिएगा 2025 2025 का ईयर चल रहा है, मान लीजिएगा। आप लिख देंगे यहाँ पर बेटे, आपने फर्नीचर परचेज़ करा, फर्नीचर डेबिट हुआ तो डेबिट वाले आइटम को पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर। आप लेफ्ट साइड से टच करके लिखेंगे फर्नीचर। फिर लिखेंगे आप अकाउंट, अकाउंट लिखने के लिए A/C फर्नीचर अकाउंट और राइट साइड में कॉर्नर पे जाकर आप लिख देंगे डेबिट। इतनी बात क्लियर है? जो डेबिट हुआ आपने उसको लिख दिया फर्नीचर अकाउंट टू डेबिट, अमाउंट लिख देंगे 10,000 का डेबिट वाले कॉलम में क्योंकि डेबिट हुआ है इसलिए और क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। जो क्रेडिट हुआ है अब उसको लिखना है और क्रेडिट हुआ है कैश। अब की बार जब हम टू लिखेंगे क्रेडिट के लिए तो फिर से 3 लेटर छोड़ के लिखोगे तो कोई लेटर छोटा-बड़ा हो सकता है, तो प्रेज़ेंटेशन खराब हो सकता है। अब की बार आपको इस टू के नीचे टू लिखना है, बल्कि 3 लेटर का स्पेस नहीं देखना है। अब जब भी हम टू लिखेंगे वो इस टू के नीचे आएगा, जब तक नीचे क्रेडिट करते जाएँगे, इस टू के नीचे ही टू आना चाहिए। इधर-उधर कभी वो लेफ्ट राइट ऐसा नहीं करना, प्रेज़ेंटेशन खराब नहीं करना है, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। क्रेडिट क्या है हमारा बच्चे? कैश है, तो आप लिख दीजिएगा टू कैश अकाउंट। आप अकाउंट सबके साथ लिखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आपको अकाउंट नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो गया बच्चे आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। बात क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर असेट से मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है। आपको समझ में आ गया कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश असेट से मतलब कैश कम हो रहा है। आपको तो समझ में आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वालों के लिए क्या है हमारे पास? उनके लिए हमारे पास नरेशन है। तो नरेशन लिख दीजिए बच्चे, बीइंग, नरेशन को आसान करके छोटे से छोटा लिखना है। बीइंग फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। अगर आप इस नरेशन को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते थे बीइंग बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख। यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश फॉर रुपीज़ 10,000। लेकिन मैं तो आसान से आसान लिखवाने के लिए छोटे से छोटा लिखवा रहा हूँ, ताकि कम से कम टाइम लगे किसी भी काम को करने के लिए। चलिए बच्चे, तीसरी ट्रांज़ैक्शन देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी ट्रांज़ैक्शन में कहता है ही परचेज्ड गुड्स, उसने गुड्स को परचेज़ किया फॉर रुपीज़ 20,000। अजय ने तीसरी ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस में करी है गुड्स परचेज़ करने की। उसने गुड्स को परचेज़ करा 20,000 की। ट्रीटमेंट के लिए हम फिर से वही अपने फॉर्मेट में चलते हैं और फॉर्मेट में भी पहले रफ काम करेंगे। रफ काम करने के लिए पहले पुराने वाले रफ को डिलीट कर देते हैं। चलिए बेटा जी, इसको डिलीट कर दिया मैंने और फिर से अपना रफ बनाते हैं। हमने जब गुड्स परचेज़ करी है बेटा, तो हमारे पास गुड्स जो हैं वो बढ़ जाएँगी 20,000 की। इतनी बात क्लियर है? अब जब आपने गुड्स को परचेज़ करा, कैश में परचेज़ करा तो कैश आपके पास से जाएगा। आपने माल परचेज़ करा, माल आएगा और पैसा जाएगा। माल आएगा, पैसा जाएगा। माल आ गया, गुड्स आ गया तो पैसा जाएगा और पैसा किस फॉर्म में गया हमारे पास से? कैश की फॉर्म में। कैश चला गया। इतनी बात क्लियर है? गुड्स आ गई, कैश गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बात करते हैं। इसी ट्रांज़ैक्शन में एक कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि गुड्स को हम कभी भी गुड्स नहीं बोलते अकाउंटिंग में। मैंने आपको याद होगा बताया था गुड्स के कितने नाम होते हैं बच्चे? गुड्स के 5 नाम होते हैं, जैसे आपका नाम भी हो सकता है। मान लीजिए आपका नाम है अजय, घर में आपको कहते हैं अज्जू भाई, स्कूल में आपको कहते हो अजय और हो सकता है कोई और दूसरा नाम भी हो, चिंटू, पिंटू, मिंटू, कुछ भी नाम आपका हो सकता है। तो पर्सन एक ही है, उसका घर पे नाम अलग है, स्कूल में अलग है, दोस्तों में अलग है। हाँ, दोस्त तो बेटा जी जिस नाम से बुलाते हैं उसका मैं ज़िक्र यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि दोस्त तो गाली देकर बुलाते हैं शहरों में। तो बेटा जी कितने सारे नाम एक पर्सन के हो सकते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में गुड्स के 5 नाम हैं। पहला नाम तो वही है गुड्स। दूसरा नाम क्या है इसका? जब भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, तो हम गुड्स को गुड्स नहीं बोलते बल्कि परचेज़ेस बोल देते हैं। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं, तो हम गुड्स को गुड्स नहीं बोलते बल्कि सेल्स बोल देते हैं। ये गुड्स के 2 नाम हैं, बाकी के 2 नाम क्या है वो बाद में बताऊँगा। फिलहाल 2 नाम याद रखिएगा, जब परचेज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? हम परचेज़ेस बोल देंगे और जब सेल करेंगे तो गुड्स को क्या बोलेंगे बेटा जी? हम सेल्स बोल देंगे। इतनी बात क्लियर है? मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए जी, हम बात कर रहे थे रफ़ की, तो रफ़ की तरफ चलते हैं दोबारा से। गुड्स हमारे पास बढ़ रही है और कैश हमारे पास घट रहा है। गुड्स हमारी असेट्स है और कैश भी हमारा असेट्स है। बात क्लियर बेटा जी? गुड्स जब बढ़ेगी, असेट्स बढ़ेगी तब क्या कर देंगे सर हम डेबिट कर देंगे। असेट्स घटेगी, कैश घटेगा तो क्या कर दोगे? सर हम क्रेडिट कर देंगे। बस हमें डेबिट और क्रेडिट निकालने के लिए ये रफ बनाना था और कोई काम नहीं है इस रफ का। पहले क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप हर चीज़ समझ जाएँगे और आप अपने आप ओरली कैलकुलेट कर लोगे दिमाग में कि हाँ, इस ट्रांज़ैक्शन में ये डेबिट हो रहा होगा और ये क्रेडिट हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी। चलिए बेटा जी, देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट लिखेंगे यहाँ पर, डेट है मान लीजिए जुलाई 3, आपने लिख दिया जुलाई 3 और जो डेबिट हो रहा है पहले वो लिखेंगे। डेबिट सर स्टॉक था, गुड्स थी, आ रही थी, तो सर हम क्या लिखेंगे? नाम बताया, जब परचेज़ करेंगे तो गुड्स का नाम आएगा परचेज़ेस। तो आप लिख दीजिए बेटा जी यहाँ पर परचेज़ेस, परचेज़ेस अकाउंट और राइट साइड में डेबिट। हमने गुड्स को गुड्स नहीं लिखा, क्या लिखा है हमने गुड्स को? परचेज़ेस लिखा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों लिखा है समझ में आ गया? गुड्स के 5 नाम होते हैं। जब परचेज़ करेंगे तो परचेज़ेस बोला जाएगा गुड्स को, जब सेल करेंगे तो सेल्स बोला जाएगा। थियरी में गुड्स यूज़ करेंगे बस। आगे बात करते हैं बच्चे। क्रेडिट जो भी हो रहा होगा, फिर से वही 2 लिखेंगे। 3 लेटर का स्पेस नहीं बल्कि 2 के नीचे 2 लिखना है। आप 2 के नीचे 2 लिखेंगे और जो भी क्रेडिट हो रहा होगा वो लिख देंगे। क्रेडिट हो रहा था सर कैश, तो आप कैश लिख दीजिएगा। परचेज़ेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा आगे, इतना लिखकर छोड़ देंगे। अमाउंट था सर 20,000 का, तो डेबिट में 20,000 आ गया हमारा परचेज़ेस का और क्रेडिट में 20,000 आ गया बेटा हमारा
कैश का। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद वही पुरानी बात, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वालों के लिए लिखेंगे नरेशन, लिख देते हैं बीइंग, पैसिव वॉइस में लिखना है, बीइंग से शुरू करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। मैं नहीं चाह रहा, मैंने तो यहीं तक छोड़ दिया और मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहोगे, ज़्यादा काम करना कोई नहीं चाहता। बात क्लियर है बेटा जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं, अगली ट्रांज़ैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांज़ैक्शन में देखिए क्या कहता है? कहता है ही सोल्ड गुड्स, उसने गुड्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। गुड्स को कितने रुपए की? 8000, 8000 रुपए की। 8000 रुपए का माल बेच दिया, बेच दिया। चलिए बच्चे जी, देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जर्नल एंट्री में। सबसे पहले रफ बनेंगे और रफ बनाने के लिए पुराना वाला रफ हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। चलिए बेटा जी, इसको इरेज किया और नया रफ बनाते हैं। गुड्स को बेचा है तो गुड्स जब बेची है, माल बेचा है तो माल गया और पैसा आया। कैश में बेचा है, माल गया, पैसा आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए जी, गुड्स आपने जब बेची हैं तो आपके पास से गुड्स कम हो गई और आपके पास कैश इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इतना क्लियर है बेटे? आगे चलते हैं बेटा। गुड्स हमारे लिए असेट्स है जी, और कैश हमारे लिए असेट्स है। असेट्स घटेंगी तो आप क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। असेट्स घटेगी तो सर हम क्रेडिट कर देंगे, मैंने ब्लैक से कर दिया। असेट्स बढ़ेगी तो क्या करेंगे बच्चे? डेबिट कर देंगे। बात क्लियर है? लेकिन गुड्स को तो हम यहाँ पर गुड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर बेचा है तो हम इसको बोलेंगे सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? सेल्स। गुड्स के कितने नाम? 5 नाम। गुड्स के कितने नाम? 5 नाम। पहला नाम गुड्स, जो कहीं पर यूज नहीं होगा सिवाय थियरी के। दूसरा नाम परचेज़ेस, जब भी गुड्स को परचेज़ करेंगे तो परचेज़ेस बोला जाएगा। जब भी गुड्स को बेचा जाएगा तो उसको सेल्स बोला जाएगा। सेल्स मतलब गुड्स को बेचना। बात क्लियर है? चलिए ट्रीटमेंट देखते हैं बेटा, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो देखिएगा। मान लीजिए ये एंट्री है जुलाई 5th की, आप डेट डाल देंगे जुलाई 5th और सबसे पहले लिखेंगे डेबिट वाली आइटम। डेबिट हमने रफ में निकाल लिया, कैश आया है। आप यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बच्चे? सर 8000 रुपए। तो डेबिट में आपने लिख दिया बेटा जी 8000 रुपए। बात क्लियर है? उसके बाद दूसरी क्रेडिट वाली आइटम क्या है? टू के नीचे आप लिखेंगे टू, और क्रेडिट वाली आइटम है सर हमारे पास सेल्स। सेल्स मतलब गुड्स, गुड्स जा रही है तो गुड्स तो नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बच्चे? इसका अमाउंट जाना है क्रेडिट वाले कॉलम में 8000 रुपीज, 8000 रुपए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इसकी नरेशन लिख देते हैं क्योंकि हम जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला का भी ख्याल रखते हैं। लिखिए नरेशन, आपको नरेशन लिखनी है बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड। हमने माल को बेच दिया है, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा जब भी नरेशन आप लिखेंगे पैसिव वॉइस में लिखना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड। चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ बेटा जी, ये वाली। मेरा फॉर्मेट खत्म होता जा रहा है। लीजिए बेटा, मैंने ये लाइन और ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है पेड सैलरी ऑफ ₹5000। हमारे यहाँ पे कोई वर्कर काम करते हैं, हमने उनको सैलरी दी है 5000 की, उन्हें 5000 रुपए की सैलरी पे कर दी है। पैसा गया हमारी जेब से। इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल एंट्री में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए सबसे पहले वही सर रफ बनाएंगे। रफ बनाने के लिए क्या करेंगे? पुराने वाले रफ को इरेज कर देते हैं, जितना नजर आ रहा है उतना तो कर ही देते हैं। हमने सैलरी पे की है तो बच्चे हमारे पास से सैलरी के नाम से एक खर्चा हो गया। हमने सैलरी पे कर दी, खर्चा बढ़ गया और हमारी पॉकेट से कैश चला गया। जब हमने सैलरी दी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कैश में दी होगी, तो हमारी पॉकेट से कैश कम हो गया और सैलरी के नाम से एक एक्सपेंस, एक खर्चा, एक नुकसान हमारा बढ़ गया और हमारे पास से कैश कम हो गया, यानी हमारी एक असेट्स कम हो गई है। इतनी बात क्लियर है? हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है सैलरी के नाम से, हमारी असेट्स कम हो गई है कैश के नाम से। ये 2 बातें क्लियर हैं। अब आगे देखिएगा, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? सर याद है एक्सपेंसेस और असेट्स का सेम रूल है, बढ़ने पर दोनों को डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़ा, हमने डेबिट कर दिया। वहीं असेट्स घट रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस हमें यही काम करना था रफ में, ये पता लगाना था कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। हमारा डेबिट क्रेडिट का काम खत्म।
अब बात करते हैं बच्चे रिकॉर्डिंग की। चलिए रिकॉर्डिंग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही कहा, हम डेट डालेंगे। मान लीजिए आज डेट है जुलाई 6, आपने लिखा जुलाई 6। सबसे पहले डेबिट वाली चीज़, और डेबिट थी वहाँ पर सैलरी। तो आप लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरीज़ अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो गया बच्चे 5000, 5000 रुपए की आपने सैलरी पे कर दी है अपने एम्प्लॉइज़ को, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। अब क्रेडिट वाला अकाउंट है, आपने कैश पे करा था, कैश क्रेडिट हुआ था रफ में, तो आप टू के नीचे लिखेंगे टू, और लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 5000 क्रेडिट वाले कॉलम में। इतनी बात मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इसकी नरेशन की। नरेशन कैसे लिखेंगे? सर वही पुराना तरीका, ब्रैकेट बनेंगे और पैसिव वॉइस में लिखने के लिए बीइंग से शुरुआत करेंगे। बीइंग सैलरी आपने पे कर दी, बीइंग सैलरी पेड, आपने सैलरी अदा कर दी है, उसकी पेमेंट कर दी है। और ट्रांज़ैक्शन लिखने के बाद, नरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को क्लोज़ कर देंगे। हमने सर 5 ट्रांज़ैक्शन इसका ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया है, और ये देखिएगा ये है हमारा फॉर्मेट। हमने 5 ट्रांज़ैक्शंस का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर दिया है। ये रहा हमारा फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। ये फॉर्मेट आप बहुत अच्छे से बनाइएगा, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरे पेज का होना चाहिए। पेज कैसे बनता है मैं भी आपको एक फ़ोटो के ज़रिए समझा दूँगा। जब वो ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट हो जाएँ किसी भी क्वेश्चन की, फिर क्या करना है आपको? फिर आपको यहाँ पर 1 लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है और 2 लाइन मिली हुई ऐसे ड्रॉ करनी है। इसका मतलब होता है अकाउंट्स में जब भी ऐसे लाइन खिंची हुई हो, इसका मतलब होता है टोटल। मैंने डायरेक्ट कर दी, टेढ़ी-मेढ़ी आ गई, आप स्केल की मदद से कीजिएगा, सीधी आएँगी, और यहाँ पर टोटल लफ्ज़ नहीं लिखा जाता, ये नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ही टोटल होता है। चलिए बेटा जी हम टोटल करते हैं, और टोटल कीजिएगा डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, और उनको नीचे वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। करते हैं 1,10,000, 110, 110, 20, 130, 130 एंड 8, 138, 130 एंड 5, 143, 1,43,000 रुपए का टोटल आ गया बच्चे डेबिट साइड का। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का भी। 1 लाख, 1 लाख 10, 110, 110 एंड 20, 130, 130 एंड 8, 138 एंड 5,000 कितना हो गया 143। यहाँ पर भी 1,43,000 यानी 1,43,000 रुपए का ही अमाउंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बिल्कुल बराबर है, यानी हमने बिल्कुल ठीक करा है। हमने पहले ही पढ़ा था हर एक ट्रांज़ैक्शन के 2 इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इक्वल अमाउंट से पड़ते हैं, एक डेबिट में जाएगा और एक क्रेडिट में जाएगा, और हमने उसको सॉल्व करा और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आज की क्लास में हमने सिर्फ़ ये समझा है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाना है। आसान-आसान 5 ट्रांज़ैक्शंस आपको मैंने सॉल्व करनी सिखाई हैं। अब धीरे-धीरे इनका लेवल थोड़ा-सा बढ़ाएँगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ भी आती हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रांज़ैक्शंस भी आती हैं। वो सब कुछ हम सीख लेंगे इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। पूरे पेज पर ये फ़ॉर्मेट कैसे बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपके रजिस्टर या नोटबुक का पेज है। आपको ऐसे ही बनाना है पूरा का पूरा फ़ॉर्मेट। राइट साइड में 2 अमाउंट का कॉलम है, उसके बाद बराबर में यहाँ पर पीआर आपको एलएफ लिखना है, क्योंकि ये यूएस का है इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। बीच में डिस्क्रिप्शन की जगह पर्टिकुलर्स, डिस्क्रिप्शन बात एक ही है, आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, और लेफ्ट साइड में डेट। आप ये मत कह देना कि सर यहाँ पर तो डेट वेट कुछ नहीं लिखा या टू नहीं लिखा हुआ, छोड़ो उनको, हमारा मेथड देखिएगा। हमें यहाँ पर से सिर्फ फॉर्मेट देखना है, पूरे पेज का फॉर्मेट बनाना है। लाइन आपको क्लोज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स तक खींचनी है। यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन नहीं करनी है। बात क्लियर है बच्चे? फॉर्मेट आपको समझ में आ गया? प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा शेयर की जाएगी एक नई वीडियो, जिसके अंदर जर्नल एंट्री का कुछ एडवांस लेवल आपको समझाया जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप एक दिन अकाउंटिंग के विज़ार्ड बनेंगे। आप एक दिन अकाउंटिंग के चीता बनेंगे। अकाउंटिंग आपके इशारों पर नाचेगी, ये मेरी गारंटी है। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा, तब तक के लिए अलविदा।